नमस्कार। आप देख रहे हैं बीके लाइव और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सतीश चतुर्वेदी जी। आज हम विशेष टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली पीआईएल की ताज़ा अपडेट, साथ ही सरकार निवेशकों के भुगतान हेतु आखिरकार कुछ ठोस कदम उठाने जा रही है क्या? क्योंकि पोर्टल पे जितने लोगों ने क्लेम किया है, अब रीसबमिशन के बाद भी एक बार फिर से डिफिशियंसी का मैसेज आना शुरू हो गया है। तो अब इस संदर्भ में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, इस टॉपिक्स पे भी हम चर्चा करेंगे। इसके लिए पूरे वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चतुर्वेदी जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और आपकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और समस्त देश के जिन्होंने पैसा सारण्य में जमा किया है उसकी आवाज को आप निरंतर उठा भी रहे हैं और हमारा संगठन का आप साथ दे रहे हैं। इसलिए मैं मध्य प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से, संगठन की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भी आपके मंच में जुड़ रहे हैं उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जी, आज जितने भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं, दो तरफ देख रहे हैं। एक माननीय सुप्रीम कोर्ट के तरफ, अब उसमें कई गतिविधियां हैं, या पीआईएल लगने वाली हैं, या फिर कुछ जो याचिकाएं हैं लग चुकी हैं, या फिर कुछ केसेस हैं जिसका अब आदेश भी संभवतः आ सकता है। और दूसरे तरफ वो जो निवेशक जो पोर्टल पे अपना क्लेम किए हैं, अब ये दो भाग में निवेशक बटे हुए हैं। तो आखिर इनकी परेशानियों को सरकार दूर कैसे कर सकती है? पहली संदर्भ में हम अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी संगठन के साथ जुड़े हुए सभी लोग, देश के लोग जो मिल करके एक कोशिश कर रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हम एक जनहित याचिका दाखिल करें, जिससे संपूर्ण निवेशकों का संपूर्ण भुगतान, किसी खास व्यक्ति विशेष की नहीं। तो आखिर इस संदर्भ में अब आज की ताजा अपडेट क्या है? देखिए सर, जिस दिन से 12 मार्च 2024 से हमने सभी पीड़ित जमाकर्ताओं से आह्वान किया था कि आप लोग हमारे साथ जुड़े और हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करने जा रहे हैं जी। और मैं आपके मंच के माध्यम से जो भी पीड़ित जमाकर्ता हैं उनको मैं थोड़ा सा आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये मामला माना जाए कि हिंदुस्तान का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा मामला घोटाला मामला है। और इसको लड़ने के लिए 2012 से सेबी का खेल चलता रहा। पब्लिक की तरफ से कोई भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में नहीं पेश हुआ। अब ये वक्त आ गया है कि जनता की ओर से अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में बात आपकी रखने को तैयार है और बात को रखेंगे। और इसलिए मैंने कहा कि जनहित याचिका हमारी लगभग फाइनल पे है। कुछ चीजें उन्होंने मांगी थी, वो भी सारी चीजें जो अधिवक्ता जी ने, हमारे वरिष्ठ एडवोकेट ने मांगा था, वो सारी चीजें मैं दे चुका हूं। ड्राफ्टिंग चल रही है और इस महीने तक 100% जनहित याचिका लग जाएगी, अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो। क्योंकि उन्होंने पूरा कहा है कि आप निश्चिंत रहे, सारे पेपर हमारे पास आ चुके हैं, सारी मैं स्टडी कर चुका हूं और सब संज्ञान में ले लिया है। और एक एक चीज छूटना नहीं चाहिए। उसमें जैसे 4000 कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली है, वो भी मैटर है। कुछ हाई कोर्ट के ऑर्डर है, वो भी मैटर है। कुछ सीआरसी का जो 28 मार्च 2023 को माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में कहा था कि हम 10 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान भाजपा सरकार कराएगी। और वो सुप्रीम कोर्ट गए पिनाक मोन्टी के केस में और उसमें वो 5000 रुपए लेकर के आए और जुगला साबित दिख रहा है। जैसे माननीय सहकारिता मंत्री एक बार मंच पर किसी चैनल पर बोल रहे थे कि हमने 15 लाख की जो बात करी, 15 लाख देंगे, वो एक जुगला था जी। यानी ये कबूल सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने अपने मुख से स्वयं स्वीकार किया था। तो मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि ये भी 13 करोड़ जमाकर्ता का जुगला है। यानी जमाकर्ता 13 करोड़, अमाउंट 5000 करोड़, ये साबित जुगला दिख रहा है हमको। और डिफिशियंसी ये साबित करता है सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को कि आपने 99% सारे आवेदन को रिजेक्ट कर दिया और पैसा 14 महीने होने को आ गए, 15 महीने होने को आ गए, और आपने राज्य के चुनाव भी जीत लिए
और लोकसभा का चुनाव जीत करके, और आप जो 400 का पार का नारा दे रहे थे, 270 पे समझ करके आपने अपनी सरकार बना ली। लेकिन अभी ईडी का छापा तो जरूर आपने मारा, मैं मानता हूं आपने कार्रवाई की, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं देशवासियों की ओर से, और होना भी चाहिए। लेकिन वही मैं आप पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, क्या अन्य लोगों के पास ईडी का छापा मारते हो तो जेल के सलाखों को पीछे भेज देते हो, जेल के अंदर डाल देते हो, और आज दिन तक आपने 1 महीना होने को आ रहा है, ईडी का छापा डालने के बाद कोई भी आपकी कार्रवाई जो आपने अंदर रूम में की होगी, मैं उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, लेकिन जो आपको डालना चाहिए, 3000 से ज्यादा हमारी एफआईआर पूरे भारतवर्ष में है, उस एफआईआर में लोगों को अरेस्ट कराना चाहिए, डालना चाहिए। आपके पास बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, कहा जाए अगर वास्तविक 13 करोड़ जमाकर्ता की आप हित की बात करते हैं चुनाव जीतने के बाद, तो वो दिन दूर रहिए, आप एक एक पाई का भुगतान कर सकते हैं। लिहाजा आप जमाकर्ता की तरफ नहीं देख रहे और आपने भुगतान नहीं कराया है, और रीसमीशन का जो पोर्टल है वो आपका चल नहीं रहा है। आप सब तरफ से जुमलाबाज है, पोर्टल लॉन्च किया उसमें जुमलेबाजी, रीसमीशन किया तो जुमलेबाजी, आपने हर चीज में जुमलेबाजी है। कहीं ना कहीं 1% सच्चता के साथ आप निकलते, और वो भी जुमलेबाजी साबित हो गई। जो ईडी को आपने छापा डाला उसके बाद भी 1 महीने के अंतराल में आपने किसी भी व्यक्ति को, सारा के प्रबंधक को जेल के अंदर सलाखों को पीछे नहीं भेजा। ये साबित प्रसिद्ध करता है कि ये जुमलाबाजी आपकी है जी सर। जितनी बातें मैं कहूं 13 करोड़ जमा करता हूं पीड़ित की ओर से, वो आज आंसू की धार रो रहे हैं। कई बेटियों की शादी नहीं हो पा रही, कई बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही, कई हमारे साथी ऐसे हैं, कल हमारे पास एक फोन आया था, वो बेचारी विडो लेडीज है और उसका बेटा भी नहीं है, और एक बेटी है, बेटी की शादी करना, जो भी पैसा उनका था उसमें लगा हुआ था, वो कह रही शादी आखिरकार करूं तो कैसे करूं, मुझे पोर्टल पे करना नहीं आता, मेरा एजेंट मेरा साथ नहीं दे रहा है, और कंप्यूटर वाला कहता है कि यहाँ होगा नहीं, चल नहीं रहा है। मैं 2 महीने से परेशान हो रहा हूँ और मेरा 10 लाख रुपए फंसा हुआ है, मेरे पास आजीविका चलाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। मैंने कहा बहन जी ऐसा मत करिएगा, मैं आपके साथ हूं, आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपके पास कोशिश करूंगा, लेकिन पैसा तो नहीं दे सकता, पूरी भरपूर कोशिश करूंगा दिलाने की, और प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर कराने की कोर्ट के माध्यम से, भले ही हमको चंदा करना पड़े, लेकिन ऐसे लोग हम मदद करेंगे, हमारा संगठन मदद करेगा और कर भी रहा है। जी अच्छा, सरकार जो भी कदम उठा रही है, ठीक है, सरकार अपनी जो दृष्टि है उसके मुताबिक, जो अपनी सोच है उसके मुताबिक कदम उठा रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अब कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार बड़े से बड़े मामलों को अगर कहें तो चुटकियों में हल भी की है, तो ये सरकार चाहे तो 2 से 4 दिनों के अंदर ये मामले हल कर सकती है, सरकार चाहे तो। उनके लिए कोई बड़ा मामला नहीं है। बेशक हम आम देश के आम जनता है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा मैटर है, क्योंकि हम एक छोटे मिडिल क्लास फैमिली के छोटे वर्ग परिवार से आते हैं, तो हमारे लिए 2 लाख 4 लाख 10 लाख ये काफ़ी बड़े अमाउंट होते हैं। लेकिन सरकार बड़े बड़े फैसले करके बड़े बड़े मामलों का निपटारा चुटकियों में की है, तो उनके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है। तो आखिर पीछे वाकई में कारण क्या है जिसको सरकार आगे बढ़ने से, जिससे रोक रही है सरकार को, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे कुछ एक दर्शक बंधु ने हमसे पूछा था कमेंट के माध्यम से कि सर पीआईएल लग गई क्या, तो इस संदर्भ में हमने उनको कमेंट के माध्यम से जवाब भी दिया कि थोड़ी सी धीरज रखिए, अभी थोड़े से हम उपस्थित नहीं हैं ऑफिस पे, जैसे ही हम मौजूद होंगे हम आपको ताज़ा अपडेट देंगे। तो पीआईएल के संदर्भ में बहुत जल्द ही पूरी तैयारी हो चुकी है, शायद इस महीने अगस्त के महीने में आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही मैंने कुछ एक ग्रुपों में मैसेज भी पढ़े थे कि इसकी जो डेटा है, जो राशि संगठन के पास पहुंची है, उसको सार्वजनिक किया जाए। मैंने ग्रुप में कुछ ऐसे मैसेज भेजे, हालांकि ग्रुप में मैंने हमको किसी भी प्रकार का नहीं रिप्लाई दिया और नहीं कोई सवाल पूछे हैं, लेकिन लोगों ने जो सवाल पूछा है ग्रुप के माध्यम से, इसको शायद आपके भी जानकारी होगी कि इसका जो राशि एकत्रित हुई है संगठन के पास, उसको सार्वजनिक किया जाए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ संगठन में ट्रांसपेरेंट है, मतलब बिल्कुल
पारदर्शी तरीके से ये चल रहे हैं। तो इस संदर्भ में आखिर कुछ कदम उठाए गए हैं ताकि लोगों को बिल्कुल। देखिए सर, मैं आपको यह बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं, जी 12 मार्च से लेकर के और संगठन ने जो भी सहयोग राशि ली है, लेकिन हम पर व्यक्ति तक पहुंचाना संभव नहीं है। बिल्कुल। जो हमारे साथ अटैच लोग हैं, हम्म। जो हमारे कार्यकारिणी के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, बाकी जो इन्वेस्टर हमारे साथ अटैच हैं, जो इन्होंने हमको डाटा दिया है, वहां तक लगभग लगभग हम सारी पारदर्शिता के साथ स्टेटमेंट डाल चुके हैं। प्रश्न चिन्ह इस बात का होता है कि कुछ लोग काम तो नहीं करते और सहयोग भी नहीं करते, लेकिन भड़काने का काम, ब्रेक करने का काम, जो जैसे कुछ चाटुकार आज लोग जो सहारा के चाटुकार हैं, वो इस तरह की भ्रम और भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम एक बात बता दें आपको कि हमारे संगठन ने कभी भी 2000, 2500, 3000, 5000 रुपए की सदस्यता शुल्क नहीं लिया और न हमने ये वादा किया है कि आप हमको 1%, 2%, 10% पैसा दें। ये जरूर है कि अजय टंडन के साथ जब हम लोग मंच पर गए थे तो उन्होंने 10% की मांग रखी थी, लेकिन हमने मना किया था और मना करने के बाद हम उसके सहमत नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती उन्होंने हमको बुलाया और हम मंच पर गए। हम किसी भी अधिवक्ता को इतनी बड़ी राशि और इतने परसेंट के हिसाब से केस नहीं लड़ सकते, न हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम उनको दे सकें। रहा सवाल इस बात का, हमने आपके मंच पर कहा कि जो लोगों की डेथ हो गई है उनसे हम एक भी रुपए नहीं ले रहे हैं, हम निःशुल्क पीआईएल में उनको अटैच कर रहे हैं। दूसरा, जो विकलांग हैं किसी भी तरीके से हो, विकलांग से भी हम 1% भी फीस नहीं ले रहे, 1 रुपए भी नहीं ले रहे, निःशुल्क हम उनका डाटा ले रहे हैं। बाकी जो हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको बाकायदा पूरा स्टेटमेंट हमने ग्रुप में डाल दिया है और हर 15 दिन को स्टेटमेंट डाल जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बैंक का संगठन का अकाउंट है तो वो हर तीसरे दिन, चौथे दिन स्टेटमेंट नहीं देता और पर पेज का स्टेटमेंट चार्ज लगता है, थोड़ा हमको अखरता है, लेकिन हम हर 15 दिन में उसका स्टेटमेंट ग्रुप में डालेंगे, संगठन में डालेंगे। और जो जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनसे कह दिया गया है कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको पूरा पारदर्शिता के साथ इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दें। अगर सारे लोग अपेक्षा अगर हमसे स्वयं से करते हैं तो संभव नहीं है कि हम सबको उत्तर दे सके, डाल सके। आपके मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, पाई पाई का आपका हिसाब दिया जाएगा, कोई भी पारिवारिक खर्चे के लिए पैसा नहीं रखा जाएगा। जी नहीं, देखिए कुछ लोग हैं जो लगातार इस बात को प्रोपेगेंडा की तरफ फैला रहे हैं कि चंदा वसूली, चंदा वसूली, चंदा वसूली। इस संदर्भ में बिल्कुल क्लियर, जितने भी हमारे निवेशक बंधु हैं जो लगातार इस पीआईएल के संदर्भ में अपनी निगाहें लगाए हुए हैं, जो लोग जुड़े हैं या फिर जो लोग जुड़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार चंदा इकट्ठा को बात को लेकर के ढोल पीटते आ रहे हैं, उन लोगों के संदर्भ में मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और इस बीच कुछ एक जो जमाकर्ता बंधु एग्जाम्पल के तौर पे भी दे रहे हैं कि कुछ एक संगठन है जो लगातार इस बात को कह रहा है कि हमारे पास इतने अमाउंट आए हैं, इतने अमाउंट हमारे जो फी के रूप में या फिर जो अलग अलग जगहों पे खर्चे हुए हैं, हमारे पास अभी भी इतनी अमाउंट की राशि बची हुई है। हम देखिए, किसी एक एक जमाकर्ता के पास उसका पीडीएफ पहुंचाना किसी भी संगठन के बस की बात नहीं है, क्योंकि पूरे देश के लोग आज जुड़े हुए हैं और अगर 10-20 हजार लोगों के पास, सभी लोगों के पास व्यक्तिगत रूप से डाटा पहुंचाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक आंकड़े, वो अंतिम आंकड़े आए हों, चाहे वो 1 महीना पहले के हों, 10 दिन पहले के हों, कि हाँ हमारे पास इतनी राशि इकट्ठा हुई है, अगर मैं सही हूं तो या फिर हमारे जो दर्शक बंधु हैं सही हो तो उस संदर्भ में आप आगे निश्चित रूप से इस बात पे अपनी राय रखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास, क्योंकि इसके विपरीत कुछ संगठन है, हम अभी इस वीडियो में नाम लेना नहीं चाहेंगे, जो इस बात को जानकारी रख के आए, तो उस स्टेज पे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई अभी तक हमारे पास लगभग 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 जो भी लोग हैं, इतने लोग जुड़े हैं, इतने लोगों के साथ कलेक्शन हुआ है,
इतनी राशि अब तक हमारे पास पहुंची है और इतनी राशि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वकील का फीस हो या फिर अन्य जगहों पर खर्चे हो, उसमें इतने खर्चे हुए हैं, हमारी शेष राशि इतनी बची हुई है, बिल्कुल पारदर्शी है। अगर इस प्रकार की बातें रहें तो भी एक अन्य जगहों पे जिस प्रकार से बातें कही जाती है उस संदर्भ में लोगों के पास बिल्कुल क्लियर मैसेज जाएगा, ये जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि आगे जब हम आपसे जुड़ेंगे तो इस बात की व्यक्तिगत तौर पे डाटा पहुंचाना किसी के पास की बात नहीं है कि हर एक व्यक्ति के पास कोई स्टेटमेंट भेजे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इस बड़े प्लेटफॉर्म जो कि एक यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम हजारों हजार लोगों के पास अपनी संदेश पहुंचा सकते हैं। तो आगे हम उम्मीद करें कि इस प्रकार का अगर डाटा अगर आपके पास रहे तो कभी हमारे साथ जब भी हम आपके साथ जुड़े इस प्रकार के देने की जरूर कोशिश करेंगे। क्योंकि जरूरी देखिए, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, लेकिन जब तक प्रश्न खड़ा नहीं किया जाएगा सवाल का जवाब भी नहीं मिलेगा, और जब तक जवाब नहीं मिलेगा तो समझिए कि फिर कोई मायने नहीं रहता है। तो जरूरी है बिल्कुल पारदर्शी होना बहुत जरूरी है। तो इस संदर्भ में जितने भी निवेशक बंधु हैं जो लगातार हमारी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों की जानकारी चाहिए था कि यहाँ पीएल का क्या हुआ, तो पीएल का अपडेट और उसको पारदर्शी तरीके से कैसे आपके समक्ष रखा जाएगा, किसी प्रकार की कोई भी इसमें फ्रॉड आपको देखने को नहीं मिलेगा। आगे आपकी इसकी पूरी डाटा मिल जाएगी नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम आपसे संपर्क करेंगे। और अब देखिए, सरकार लगातार कार्रवाइयां तो जरूर कर रही है। अभी हमने कल एक छोटा सा लाइव प्रोग्राम किया था, जैसे ही घर पे आया था तो उसमें एक हमारे निवेशक बंधु ने इस बात की जानकारी दी थी कि रीसबमिशन हमने किया था, फिर से डिफिशियंसी का मैसेज आ गया। तो ये लगातार तैयारियां हो रही है कि हाँ अब एक बार फिर से डिफिशियंसी का मैसेज निवेशकों के पास भेजा जाए। अब ये सोची समझी रणनीति है या फिर ये पोर्टल की खामियां, अब इसे तो कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन अब तक जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे ही प्रक्रिया चलती रही तो अगले 40-45 वर्षों तक इंतजार करना पड़ेगा। एक तो निवेशक बंधु ये भी कमेंट किए कि हमारी उम्र 95 साल हो गई है। कल के लाइव के प्रोग्राम में जो हमने लगभग 9 बजे के आसपास किया था, एक छोटा सा लोगों के साथ जुड़ने के लिए, तो क्या हमें इस जन्म में पैसे मिलेंगे क्या? मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि लोगों को ऐसी उम्मीद है कि इस जन्म में मिल जाए तो बहुत है। तो क्या कुछ जल्द संभावना बन सकती है सरकार की तरफ से? लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही है कि सरकार यहाँ छापा मार रही है, यहाँ छापा मार रही है। तो क्या सिर्फ छापे मारने से निवेशकों का भुगतान खाते में चले जाएंगे, या फिर जो करोड़ों निवेशकों ने पिछला जो डाटा है लगभग 1,24,00,000 लोगों ने जो आवेदन किया है, लगभग आंकड़े हैं, तो कम से कम इन लोगों के खाते में उनका संपूर्ण भुगतान कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ी राहत होगी। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। तो क्या सरकार कदम उठा रही है, फिर यूं ही कुछ हवाई ही चल रहा है? देखिए सर, यहाँ मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो आपने लोगों ने कहा, लेकिन जो हमारे पीड़ित जमा करता है मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, रीसबमिशन के चक्कर में न पड़ो। मैंने पहले लॉकिंग के लिए भी कहा था, लेकिन लोगों ने इस बात को नहीं माना और आज भी मानने को तैयार नहीं है। आपने पहले लॉकिंग किया था, उसका प्रिंट आउट निकालो, मैंने ग्रुप में डाला था। जिन लोगों ने उसमें लॉकिंग किया है, आधार के लास्ट के 4 नंबर डाल करके ओटीपी लेकर के उसका पीडीएफ बन रहा है, प्रिंट आउट डाउनलोड कर दो। वो आपके लिए कोर्ट के लिए साबित होता है देने के लिए। और 2 चीजें हैं, या तो आप कागज के साथ जमाकर्ता के साथ 6 तारीख का जो धरना प्रदर्शन दिल्ली पे आप 1 लाख जमाकर्ता उतर जाओ मैदान में, या डॉक्यूमेंट के साथ आप हमारे साथ जुड़ जाओ। 2 ही विकल्प हैं। सबसे पहला विकल्प जो है वो जनता का दरबार। अगर वास्तविक कार्यकर्ता और जमाकर्ता अपना भुगतान चाहता है किसी भी राज्य में, हम उसके साथ खड़े हैं। आप खड़े हो जाओ, पैसा का रास्ता निकल जाएगा। पहाड़ से पानी निकलता है और अपने आप नदियों का रास्ता बन जाता है, समुद्र में चला जाता है। उसी प्रकार जनता जब वोट पर आएगी ना, आपका रास्ता निकल जाएगा और आपके बैंक में पैसा पहुंच जाएगा। अगर आप वास्तविक पैसा लेना चाहते हो, अगर नहीं आना चाहते तो आप हमारा सहयोग करें। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और आमला मैदान को भी भर देंगे दिल्ली के को। आप यकीन मानिए, आप हिसाब के चक्कर मत पड़िए।
तुच्छ पैसे के चक्कर मत पड़िए, दूसरों की भावनाओं के चक्कर मत पड़िए। हम हर चीज का आपको हिसाब देंगे, आप जो चीज मांगते हैं, लेकिन मैं आपसे हिसाब मांगता हूं, क्या आप जमाकर्ता के पीछे जिसका पैसा जमा कराया, 10 कार्यकर्ता, 15 जमाकर्ता का, 20 जमाकर्ता का, 100 का, क्या आपने पारदर्शिता उसके प्रति रखी? आप बाहर निकल के आए, 12 लाख कार्यकर्ता का आह्वान कर रहे हैं, क्या 1 लाख कार्यकर्ता निकल के आया? आप तुच्छ पैसों के पीछे जमाकर्ता को भ्रमित कर रहे हो, अपने आप को भ्रमित कर रहे हो, और देश की जो अपने प्रधानमंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि जी आपस में उलझ रहे हैं तो हमसे कौन उलझने आएगा। उसका परिणाम आपके सामने दिख रहा है। मैं स्पष्ट, भले किसी को बुरा लग रहा हो, मैं सब देशवासियों से क्षमा चाहता हूं। बात सत्य है, या तो आप जनता के दरबार में आ जाओ या आप हमारे साथ आ जाओ, रास्ता निकल जाएगा। ये 100% में बात आपसे दावे के साथ कहता हूं। तो देखिए, सरकार इस वक्त, हम वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की सरकार है, और पिछले 2 टर्म बीत भी चुका है, तीसरा टर्म। तो हम सरकार से मांग तो जरूर रख रहे हैं और आगे रखेंगे, और सरकार की जिम्मेदारी बनती भी है, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्वीकारा भी है कि हाँ, हम निवेशकों का पाई पाई भुगतान करेंगे। सरकार अपनी जिम्मेदारियां मान लेते हैं कि निभा ही रही है, लेकिन निवेशक इस बात को एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहे हैं कि भाई सरकार तो कह रही है, लेकिन सरकार के अलावा भी देश में बहुत ऐसी पार्टियां हैं जिनका जन्म सहारा के मुद्दे को विवादित होने के बाद हुआ है। मान लीजिए कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, मान लीजिए कि विपक्षी पार्टी के बहुत से ऐसे जो नेता हैं, सब कोई बिक चुका है, सहारा ने सबको खरीद लिया, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तो जिनका जन्म सहारा विवाद होने के बाद हुआ है, जिन पार्टियों का जन्म, आखिर उनकी मजबूरी क्या है? मान लीजिए अभी दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है, केजरीवाल पिछले उनका टर्म चल रहा है, तो आखिर इन जैसे, या फिर बहुत ऐसी पार्टियां हैं जो बाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, तो आखिर इन लोगों की मजबूरी क्या है? आज उनके सांसद हैं, वो अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। हमने एक बहुत पहले की तस्वीरें मुझे याद है, शायद आपके संगठन के ही लोग संजय सिंह जी से मिले थे, संजय जी से। अब उनमें शायद नीरज शर्मा जी थे या फिर और भी कोई व्यक्ति थे, शायद मुझे उतना याद नहीं आ रहा है। हालांकि उस संदर्भ में हमने इस खबर को दिया जरूर था। तो संजय सिंह ने वादा किया था कि ठीक है, आपकी बात को हम उठाएंगे, लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं। तो क्या सभी पार्टियां बिक गई है? इसीलिए लोगों को ऐसी उम्मीदें बन रही है कि सहारा अपने जगह पे अभी भी कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें है। लोगों की इसीलिए ऐसी उम्मीदें हैं, जो आज कार्यकर्ता थोड़ी सी समझने की इसको कोशिश करेंगे और इस पर थोड़ी सी गहराई से आप अपनी बात रखेंगे। इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट आज पिछले दशकों से हाँ, फैसला तो जरूर दिया है, ना नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब दशकों से निवेशकों का समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है, जितनी भी पार्टियां हैं मजबूत तरीके से बोलने को तैयार नहीं है, तो क्या इन सारी पूरे सिस्टम को क्या सहारा ने खरीद लिया है क्या? इसी को लेकर के जो आज कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, यही उनका बेस आधार है कि ऐसा क्या सब कुछ संभव है कि पूरे तंत्र को ही सहारा खरीद लेगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? देखिए सर, खरीदे या न खरीदे, पारदर्शिता ये दिख रही है सामने कि कहीं आम आदमी पार्टी है, कहीं कांग्रेस है, कहीं भाजपा है, कहीं अन्य पार्टी है। राज्य कई राज्यों में अलग अलग हैं जो अपनी सत्ता चला रहे हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष में एफआईआर होने के बाद किसी भी एफआईआर में जो कार्रवाई उचित होना चाहिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने या किसी राज्य के गृह मंत्री ने आज दिन तक पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। यही तो मैं कह रहा हूं कि आखिर इससे कौन सी ताकत है जो रोक रही है? ताकत देखिए, ताकत तो साफ दिख रहा है कि सहारा के जो लोग हैं, तो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, तो जब कोशिश कर रहे हैं तो रोकने की कोशिश तो वो जायज है। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने सहारा के चेयरमैन ने ये कह दिया कि हमने स्टेट का पेमेंट कर दिया, 127 आपके पास भेज दिए, उन्होंने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। इसी प्रकार सारे राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री
और जो कि देखा जाए सबसे बड़े राजनीतिक में माननीय अमित शाह जी को भ्रमित किया और अपने आप में वो कह रहे हैं कि जुबला नहीं है, हम देंगे। अगर अमित शाह चाहे अंगुली टेढ़ी कर दे 24 घंटे तब होगा जब भुगतान एक एक पाई पाई का हो जाएगा। रहा सवाल इस बात का जनता के लिए, अब मैं जनता से कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं कि सब लोग उदाहरण हमको देते हैं कि किसान आंदोलन जैसा होना चाहिए। सब लोग उदाहरण हमको देते हैं कि ड्राइवर जैसा मतलब आंदोलन होना चाहिए। आंदोलन क्या अभयदेव शुक्ला करेगा, क्या सतीश चतुर्वेदी करेगा, क्या नीरज शर्मा करेगा? हमने कहा गोली पहले हम खाएंगे, जेल हम जाएंगे, हमारे पीछे लाखों कार्यकर्ता इकट्ठे तो हो जाओ। आप वहां भी नहीं आना चाह रहे। अगर आप 1 लाख कार्यकर्ता आ जाओगे, जो जिस प्रकार किसान आंदोलन हुआ था, यही माननीय नरेंद्र सिंह तोमर ने 12 बार मीटिंग किया, किसानों को लीडर को बिठाने की कोशिश किया, उसके बाद वो उन्होंने अपना मुद्दे को वापस लिया। आज हम इतना आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद न तो सरकार किसी राज्य की, न केंद्र की सरकार और ना ही कंपनी का कोई व्यक्ति कहना चाह रहा है कि हम इस प्रकार देने को तैयार हैं, आप हमारे साथ बैठ लो, आप कैसे रास्ता निकालना चाहते हो। तो चाटुकार कह रहे हैं कि प्रबंधन कह रहा है कि ऑफिस खुलेंगे, पेमेंट होगा, आखिरकार आप कैसे करना चाहते हो। अब रहा सवाल इस बात का डिफिशियंसी का मैसेज जो आ रहा है, जिन लोगों ने 2010 में, 11 में, 12 में लेकर 15 तक किया, उसमें डिफिशियंसी मैसेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप स्कैन करके पेपर को भेजते थे। इसीलिए उन्होंने खरीदा है सारी राज्य के लोगों को, क्योंकि वो डाटा सारा के प्रबंधन ने सीआरसी को दिया नहीं है, और जो डाटा बनाया हुआ है वो भारत सरकार और कंपनी के लोगों ने मिलकर बनाया है। क्या माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि 70 साल का हम चिट्ठा खोल सकते हैं, उन्होंने कहा है अपने भाषण में कई जगह। तो क्या 70 साल का पुराना सारा का चिट्ठा नहीं खोल सकते? देश स्वतंत्र होने के बाद 1978 की कंपनी बनी है, जब आप पुराना 1948 के बाद तक का चिट्ठा खोल सकते हो, तो आप 40 साल पुराना चिट्ठा क्यों नहीं खोल सकते? आप निवेशकों की तरफ क्यों नहीं देखना चाहते? राजा वो होता है, प्रजा में कोई अगर व्यक्ति परेशान है तो उसकी समस्या का समाधान करना। शासन काल में आप बैठे हो तो हम अन्य विपक्ष पार्टियों को क्यों बोलेंगे? हम तो आपको बोलेंगे, और आपका अधिकार है, विपक्ष का अधिकार है कि जनता की तरफ से लोकसभा राज्यसभा में रखे, लेकिन वो भी नाकाम है, वो भी नहीं रख रहा। लेकिन हम सबसे बड़े जमाकर्ता कार्यकर्ता जो हैं वो इतने नाकाम हो गए हैं कि हम अपनी बात को एक जगह इकट्ठा होकर के अपने सांसद को नहीं गिर रहे, अपने विधायक को नहीं गिर रहे, अपने मुख्यमंत्री को नहीं गिर रहे, और तो और छोड़िए अपने गृह मंत्री को तक को नहीं गिर रहे। दिल्ली में जितने लोग बैठे हैं, क्या दिल्ली में आज 3 से 4-5 लाख कार्यकर्ता है, जमा करता है? नहीं गिर सकता। रास्ता बंद कर दीजिएगा, निकलने मत दीजिएगा, ऐसा रास्ता निकल जाएगा। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए पैसे लेने की, पैसा आपको मिलेगा, लेकिन आप अंगुली खा रहे हो 100 रुपए 200 रुपए के ऊपर, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हमारा 1 लाख रुपए डूब रहा है, हम इसको क्या करें, क्या रास्ता निकालें? आपको समझ आना चाहिए, भगवान ने आपको दिमाग दिया है, दिमाग से लड़ना सीखिएगा। पैसा हमारा फंसा हुआ है, इतनी एफआईआर ला दो, मैंने बोला इनके ऊपर कार्रवाई आज कल परसों होगी, और आप इनको घेरना शुरू कर दीजिएगा। ये अपने घर से, निवास स्थान से लेकर के लोकसभा तक नहीं पहुंचे, वो रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता निकलेगा जब हम 26 लोग को 26 साथी के साथ लोकसभा तक पहुंच सकते हैं, तो जनता में बहुत बड़ी ताकत है, पहुंच सकती है। खाली हवाई व्हाट्सएप पे खेलना करना, दूसरे पर सत्यारोपण रोपना कि आपने कमेंट में सर आपने नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं कहा। अरे आप भी तो करके देखो, घर से निकल के देखो ना। आप नहीं लड़ना चाहते, सब कुछ हम करें तो आप क्या करोगे? हमारे पीछे खड़े हो जाना। एफआईआर होगी तो सतीश चतुर्वेदी के पास होगी, नीरज शर्मा जी के पास होगी, अभयदेव शुक्ला जी के पास होगी, वीरेंद्र सिंह सोलंकी के पास होगी, जो होगी ना, तो कार्यकर्ताओं के पास, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्ता उनके पास होगी, आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर भी संगठन ने कहा है कि अगर आपके पास कोई भी प्रबंधन या कोई भी राज्य सरकार अगर आपके पास एफआईआर करता है तो संगठन आपकी लड़ाई को लड़ेगा। संजय सिंह के पास मैं गया था, स्वयं गया था, बीएल वर्मा जी के पास मेरी पूरी टीम गई थी। बीएल वर्मा जी ने मेरी पीठ
थपथपाई थी और ये कहा था आप निश्चिंत रहिएगा, चुनाव के पहले छोटे जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया जाएगा, बड़े जमाकर्ताओं को हमारे पास प्रेशर आ रहा है, ये खुद हमारे सामने उन्होंने कहा है। उसके बाद क्या स्थिति आज देश के सामने है, 12 लाख कार्यकर्ताओं के सामने है, 13 करोड़ जमाकर्ताओं के सामने है, आज भी नहीं जागना चाह रहे। मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए इतना सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ को देखने के बाद भी आम कार्यकर्ता और जमाकर्ता हमारा संगठन का सहयोग नहीं कर रहा, प्रश्न चिन्ह लगा रहा है, अपना पैसा डुबाने की कगार पर है। मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा घोटाला है, भारत का घोटाला नहीं है। जो लोग बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका लोन मोदी जी माफ कर देते हैं, क्या हमारे कार्यकर्ता का पैसा सेबी के पास 40,000 करोड़ रखा हुआ है, क्या उससे भुगतान नहीं कर सकते? क्या मैं आपसे भीख मांग रहा हूं? और आप कह रहे सत्यापन, सत्यापन चीज होती क्या है? आधार कार्ड आपने बनाया, पीएन कार्ड आपने बनाया और बैंक अकाउंट आपने खोला, सहकारिता मंत्रालय ने सारा इंडिया को लाइसेंस दिया, आपके पूरे देश भर में कोऑपरेटिव बैंक हैं। माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कोऑपरेटिव बैंक के बहुत कीड़े हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत होशियार हैं, आप वहां से वेरिफिकेशन कराइए। आप कराना नहीं चाहते, देश के लोगों का भुगतान कराना नहीं चाहते और आप पैसे को डकारना चाहते हो। कई राजनेताओं ने सारा की प्रॉपर्टी को खरीदा है, मैं प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा एक चीज के सामने ले जाकर के, और हमारे लोग समझ नहीं रहे। सारा इंडिया ने इतना बड़ा धोखा किया है कि अपने अपने वर्कर के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और वो सेल आउट कर दिया, उसका पैसा अपने पास ले लिया, और फिर भी आज हम तमन्ना करे हैं कि ऑफिस सारा का खुलेगा, सारा का प्रबंधन पैसा हमको देगा। भैया जाग जाओ, जग जाओ, लड़ने की हिम्मत रखो। जिस प्रकार जमाकर्ता के पास आपने 30 साल, 20 साल, 25 साल, 15 साल आपने उसके पास पैसा ला करके सारा में जमा कराया, उसमें आज आपको कमीशन पाया, आजीविका आपने चलाई, आपका परम श्रद्धेय और आपका वो बनता है कर्तव्य कि आप जमाकर्ता को सच्चाई की बात बता दीजिएगा और वो आपके साथ खड़ा हो जाए, तभी लड़ाई इसको जीता जा सकता है। मैं सभी से आह्वान कर रहा हूं, कोई भी संगठन हो, आप अपना अपना संगठन चलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं लड़ाई की बात आती है, आंदोलन की बात आती है, तो आप एक साथ खड़े हो जाओ। मैं सारे संगठन के लोगों को आह्वान कर रहा हूं कि आप कहीं भी संगठन की लड़ाई लड़ी होती है तो आप एकत्रित हो जाओ। सरकार से लड़ाई लड़ेंगे हम तो आपसे बाद में लड़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी की प्रॉपर्टी नहीं रखा, कोई कुछ नहीं किया है। आप संगठन के माध्यम से अपने राज्य में लड़िए, कहीं भी लड़िए। अगर कोई भी संगठन आह्वान करता है तो आप एक साथ इकट्ठा होकर के पर एक कंपनी की आवाज रखिए। अगर सारी कंपनी लेकर के चलोगे तो केंद्र की सरकार आपकी बात को नहीं सुनेगा, एक कंपनी की बात रखोगे तो केंद्र सरकार आपकी बात को सुनेगा और आपकी बात को भी सुनेगा और बख्शिश भी देगा और निराकरण उस पर निकलेगा। लेकिन आप 10 कंपनी 20 कंपनी को लेकर चल रहे हो, आप किसकी बात रखोगे? आपको 10 दिन धरना देना है ना, तो 10 दिन दीजिएगा, पर एक कंपनी का एक दिन धरना, दूसरी कंपनी का दूसरे दिन धरना होना चाहिए। मैं साथ देता हूं सभी का और सारे लोग हमारा साथ दें, हम लड़ने को तैयार हैं। एक एक जमाकर्ता का पाई का जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा, भले हमारी जान चली जाए, लेकिन हम लड़ने को तैयार, लड़ते रहेंगे। प्रश्न चिन्ह वही लोग उठाते हैं। आज जिस प्रकार जो लोग सच्चाई की तरफ जाते हैं और वो जीत कर आते हैं, प्रश्न चिन्ह लगता है, हम उस प्रश्न चिन्ह जो लगाते हैं हम लोग, हमारे ऊपर हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पैसा आपने हमको दिया है और सदुपयोग उसका होना चाहिए, होगा, पाई का हिसाब मिलेगा, लेकिन आप उसमें नहीं उलझे। हम उसका हर महीने डाटा डाल रहे हैं और हर महीने डाटा डालेंगे। अगर आपको लगता है तो अपने राज्य से, अपने जिला से उभर कर आगे आइएगा और आप हमारे साथ खड़े हो जाइएगा। सर मैं आपके साथ खड़ा हूं और कंधा से कंधा मिलाकर जैसे आपके मैं तैयार हूं, वो है संगठन का साथ देना। ये नहीं है व्हाट्सएप पे खेल खेलना। ये क्या साबित करना चाहते हो? इससे पैसा नहीं मिलेगा। आप भ्रमित मत करो गरीब जनता को। पैसा जिस प्रकार आपने जमा कराया है, आपका भी दायित्व बनता है। हमारे जितने जमा करता है हमने साफ कह दिया है, साफ आप हमारे साथ चलिएगा, हमारा सहयोग करिएगा, तभी पैसा मिलना संभव हो सकता है। भारत सरकार पैसा आपको 70 क्या 170 साल तक भी नहीं दे पाएगी, जो उसका रवैया है। अगर किसान आंदोलन जैसा आप चाहते हो तो एक साथ आ जाओ। और जो ड्राइवर ने आंदोलन किया था
हर जगह चक्का जाम कर दिया था, तो आप अपने राज्य, अपने जिले में करके दिखाइएगा, खाली बात मत करिएगा। हम करते हैं, करके दिखाते हैं, तब मंच पर बोलते हैं। आज हमारे पास जो चीज आप लोग कह रहे हो, कोई भी साथी अगर चाहता है, एक एक चीज का हर बिंदु का हिसाब मिलेगा, अधिवक्ता का मिलेगा, संगठन का मिलेगा, जो लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका मिलेगा, जहां जहां हम जा रहे हैं उनका मिलेगा। किसी भी साथी से कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम जा नहीं रहे, हम आप लोग पैसा दे नहीं रहे हैं, लोग फाइल दे नहीं रहे, अरे वो कहां से फाइल देंगे? आप स्वयं ही उनको कह रहे हो सहारा इंडिया पेमेंट करेगी, रुक जाओ, 3, 4, 5 तारीख को फैसला आने वाला है। जब जब संगठन आंदोलन की आवाज उठाता है, कहीं जाता है, आप चाटुकार लोग बोले तो भुगतान जल्दी इसी के होने वाला है, भुगतान इसी के होने वाला है। कई हमारे यूट्यूबर भाई बोल देते हैं उसी को कॉपी करके जल्द होने वाला है। अरे 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई है। जिस प्रकार 23 तारीख को सुनवाई को 22 तारीख को बदल दिया और 30 तारीख को सुनवाई को 6 अगस्त में बदल दिया। आपकी ताकत होना चाहिए सुनने के लिए। जज साहब तो सुनेंगे, लेकिन आप सुनाने लायक नहीं हो, क्योंकि आप ताकत के साथ खड़े नहीं होना चाहते। सुप्रीम कोर्ट में जितने लोग आपके अधिवक्ता हैं, 50 अधिवक्ता खड़ा कर दीजिएगा, तो जज साहब नहीं सुनेंगे। देश का ऐसा मामला नहीं है कि जज ने नहीं सुना है, जज को सब मालूम है, लेकिन आप सुनाने लायक तो रहो, जाने लायक तो हो। जो जा रहा है उसकी भी टांग खींच रहे हो। अरे आप नहीं काम कर सकते तो शांत बना के रखिएगा। आप जमा करता पूछ रहा है भैया अकाउंट नंबर क्या है, क्या हमें मालूम नहीं है? आप उसका फोन तक नहीं उठा रहे। वो पीडीएफ फाइल बनाने के लिए, एक्सेल फाइल बनाने के लिए परेशान हो रहा है, और आप कह रहे हो कि चतुर्वेदी से बात कर लीजिएगा। जिस महिला को पढ़ी नहीं है वो एक्सेल फाइल क्या समझेगी, क्या पीडीएफ समझेगी, क्या व्हाट्सएप पर कागज भेजेगी? आप वो भी सहयोग नहीं कर रहे, तो जमाकर्ता का सहयोग कर क्या रहे? जब तक आपकी आजीविका चली तब तक जमाकर्ता के साथ, और अब आजीविका आपकी चलना बंद हो गया तो जमाकर्ता को आपने लावारिस की तरह छोड़ दिया। आप मंच पर बात रखने के लिए अगर कमेंट में कोई चीज करते हो तो करके दिखाइए अपने जमाकर्ता के प्रति। अगर आप जमाकर्ता के प्रति सच्चे हितैषी हो तो 10-5 एफआईआर करके 156 के तहत कोर्ट के माध्यम से लाद दीजिएगा सारा के प्रबंधन के ऊपर। आप क्यों नहीं करना चाहते? कब रोका है आपने? क्योंकि आप जाना नहीं चाहते, आप जमाकर्ता के साथ लड़ना नहीं चाहते, आप संगठन के साथ लड़ना नहीं चाहते, आप सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, अपने पेपर देने के लिए सहयोग करना नहीं चाहते, और आप अंगुली उठाना चाहते हो। बस काम नहीं हो, काम नहीं हो, पैसा नहीं मिले, ये आपकी भावना है। श्रीवास्तव जी मैं क्या क्या बताऊं, मेरे खुद के स्वयं के आंखों से आंसू आते हैं। मैं इन महिलाओं से, इन पुरुषों से, किसानों से पूछता हूं, उनका फोन आता है तो वो रोने लगते हैं। मैं क्या बता दूं, क्या पीड़ा बता दूं सर, मैं कैसे कैसे झेल रहा हूं, और उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहा हूं। मंच पर आकर के कई आप जैसे भाई हमारा बहुत सहयोग कर रहे हैं, मंच पर हर बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। वकील साहब के पास भी अभी मैं आया, लौट करके 4 दिन नहीं हुआ, रात को फोन आ गया, साहब कल आ जाइएगा, फिर कल जाना है, और एक प्रपत्र मांगते हैं वो हमें देना है, सारे प्रॉपर्टी के कागज जो रजिस्ट्री होगी वो हमें कलेक्ट करके देना है। हम हर चीज दे रहे हैं प्रभु, मतलब प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ जज के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि साहब ऐसा हुआ, साहब ऐसा हुआ, ये इन्होंने आपके साथ गलत बोला, आपने 80 तारीख हुई सुब्रत राय साहब की, लेकिन हाजिर नहीं हुए। मैं प्रबंधन से कहना चाहता हूं आज भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हाथ जोड़ लो कि हमने रियल एस्टेट का कन्वर्जन किया है, वही पैसा है, 24,000 करोड़ रुपया साहब बांट दीजिएगा। अभी क्यों नहीं बोलना चाहते आप? एक लाइन में ही पूरा मामला खत्म हो जाएगा। सिर्फ परेशानी वहीं से पैदा होती है। उस एक लाइन को ही अगर प्रेजेंट कर दिया जाए, स्वीकार कर लिया जाए कि चलो हमसे गलतियां हुई है, हमने गलतियां की है, और हमने कुछ अपने भविष्य को देखते हुए ये गलतियां की है, उसको हमें क्षमा किया जाए। हो सकता है कुछ हम पे पाबंदियां लगाएं, वो भी लगाएं, कुछ जुर्माना करें, वो भी करें, सही है, मगर सिर्फ इस एक लाइन को अगर स्वीकार कर ले, आज पूरे मामले खत्म हो जाएंगे। अधिवक्ता इनके सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये बोल रहे कि हमने गलती की, क्षमा किया, दंड जो होगा हम देने को तैयार हैं। हम कह रहे संगठन दंड देगा। कितनी पेनल्टी करते हैं? 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ संगठन देगा। आप बोलो तो सही जाकर के वहां पे, आप एक लाइन बोल दीजिएगा, श्रीमान जी सहारा के प्रबंधन, राम नाम सत्य उनकी हो गई,
और ये सहारा ने गलत किया है और मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। ये 13 करोड़ जमाकर्ता पीड़ित का पैसा है, इसको आप वापस कर दीजिएगा। जो दंड देना चाहते हो मैं स्वीकार करता हूं। मैंने पेपर को पलटा है। अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा उस भरने के दंड के लिए तैयार है, वो स्वीकार करेगा, वो दंड सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार है, लेकिन आप पेमेंट तो करा दो, सच्चाई तो बोल दो। बिल्कुल। तो आपको चाटुकारिता अभी भी बोल रहे हैं, संगठन आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप सच्चाई नहीं बोल रहे। आप डिफिशियंसी का मैसेज डाल रहे हो। आप 13 करोड़ जमाकर्ता की पैसे को हड़पना चाहते हो मिलकर के, और ये सोच रहे हो कि सीआरसी ने जो 84,000 करोड़ का जो बोला है वो पैसा दे दे, ब्याज नहीं दे। कॉमर्शियल का क्या होगा, रियल एस्टेट का क्या होगा, कैसा पैसा फंसा हुआ है। आप क्यों भ्रमित कर रहे हो, क्यों बददुआएं ले रहे हो? आखिरकार पैसा जो है पाई पाई जमाकर्ता का लौटा दो। हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है आपसे, आग्रह है आपसे, जज साहब से भी आग्रह है, प्रबंधन से भी आग्रह है। और जो चाटुकार है, चाटुकारिता बंद कर दो, अपने जमाकर्ता की हित की बात करना सोचो, वर्कर बाहर आओ, भ्रमित मत करो। आपको वो लोग कहेंगे ये हरामजादा वही फलाने का बाप जा रहा है जिसने सारा इंडिया हमारा पैसा जमा कराया था। मान लीजिएगा बड़े बड़े उद्योगपति थे, वो तो मोदी के शरण में रहे। आज अगर इस वीडियो को, अगर सहारा प्रबंधन से जुड़ा अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस वीडियो को देख रहा है, या फिर हम चाहेंगे कि जितने भी निवेशक बंधु इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वहां तक पहुंचाए कि हमारी इस आवाज को सहारा प्रबंधन के ऊंचे व्यक्तियों तक पहुंचे, जिसमें आज इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा जा रहा है कि आप एक बार आगे आकर के इस बात को स्वीकार कर लें। जी थोड़ी सी हो सकता है डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन हम अपनी बात जारी रखेंगे। अभी हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी जुड़ेंगे कि एक बार सहारा प्रबंधन आकर के आगे इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ, हमसे पिछले समय में कुछ गलतियां हुई हैं। आज ये देखें, हमारे पास एक पेपर की कटिंग सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति सुसाइड किया। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है। सहारा से निकाल नहीं पा रहा था जमा पूंजी, लगा ली फांसी। ये आप देख सकते हैं, मेरे पास ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये कटिंग मौजूद हुआ है। तो आज ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होगी और जरूरी इसी बात की है। और अगर कुछ गलतियां हुई है, इसको अगर स्वीकार करता है प्रबंधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के पटल पे जा करके भी, तो निश्चित रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट से जरूर कुछ ना कुछ पाबंदियां, कुछ ना कुछ जुर्माने या फिर कुछ ना कुछ दंड जरूर दिए जाएंगे, जिसको सहने हेतु जो ताकत है वो पूरे देश के निवेशक मिलकर के प्रबंधन के साथ खड़े होंगे। जो कि इस वक्त वर्तमान में अभी हमारे साथ जो जुड़े हुए थे सतीश चतुर्वेदी जी ने साफ कहा है कि एक बार आगे आए, आपके ऊपर जो कुछ भी जुर्माना लगेगा हम उसमें सहभागी के तौर पे आपके साथ खड़े रहेंगे और हम पूरी जुर्माना भरने को तैयार रहेंगे। कितनी जुर्माना लगाएगी माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो भी दंड देगा उसमें हम सहभागी बनने को तैयार हैं। बशर्ते बात सिर्फ इतना है कि निवेशकों का संपूर्ण भुगतान हेतु जो स्वीकार करना चाहिए वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे संपूर्ण भुगतान निवेशकों का हो जाए, मामले खत्म हो जाए। तब जो कुछ भी दंड मिलता है उसमें पूरे देश के निवेशक सहभागी बनकर के खड़े होंगे। नहीं भी बने तो साफ तौर पे सतीश चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कि इस वक्त हम संगठन की तरफ से वो सारी दंड भुगतने को भी तैयार हैं, जुर्माने भरने को भी तैयार हैं। जरूरत इस बात की है कि प्रबंधन एक बार आगे आकर के जो कुछ भी अगर गलतियां हुई भी है या फिर अगर मान लें कि कुछ ज्यादती भी हुई है, तो उन सभी को दरकिनार करके अपनी गलती स्वीकार करके निवेशकों के भुगतान हेतु माननीय सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करें। जो कुछ भी दंड, जो कुछ भी जुर्माना लगाएगा हम उसमें सहभागी बनने को तैयार हैं। और मुझे भी ऐसी उम्मीद है कि निवेशक इससे पीछे नहीं हटेंगे और इस बात से जरूर सहमत होंगे। जरूरत इस बात की है कि वो कुछ पहल किया जाए जिससे भुगतान निवेशकों के खाते में जाए, जिससे कि इस प्रकार का मैसेज अब दोबारा से देखने को नहीं मिलेगा। आप देख सकते लगातार
ऐसी आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे दिन किसी को न देखने पड़े, इस प्रकार की परिस्थितियां हम चाहते हैं कि इस अवस्था में कोई भी हमारे निवेशक, कार्यकर्ता बंधु न आए। और हम आप सभी से आग्रह भी करते हैं कि ये अंतिम विकल्प नहीं है, इस पे आपको कतई इस रास्ते को अपनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस धरती पे इस मानव रूपी जन्म लिए हैं तो निश्चित रूप से हमें लड़ने की ताकत है, और हम लड़ेंगे और लड़ करके अपनी भुगतान प्राप्त करेंगे। आपको ऐसे गलत कदम उठाने की कतई जरूरत नहीं है। पूरे देश के निवेशकों के लिए हमारी तरफ से संदेश है, मेरे चैनल की तरफ से संदेश है कि कतई निराश होने की जरूरत नहीं है, और इस प्रकार की खबरों को हेडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन हम उस खबर को बनाना चाहते हैं जहां से निवेशक का भुगतान उनके खाते में जाए, और वो पेपर का हेडलाइन बनेगा कि इतने करोड़ निवेशकों के भुगतान उनके खाते में गए। हम ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि ये। इससे हमको कतई इस रास्ते को अपनाने की जरूरत नहीं है और कतई निराश होने की जरूरत नहीं है। कुछ हो सकता है कि नेटवर्क संबंधी कुछ इशू हुई है, लेकिन फिर भी हमने जो सार्थक चर्चा किया है, मुझे उम्मीद है कि हमारी बात सरकार तक, सहारा प्रबंधन तक जरूर पहुंचेगी।